नमस्कार प्रिय दोस्तों। आज हम कक्षा 9 की रास्ता नंदन किताब शुरू करने जा रहे हैं। भाग 1 कक्षा 9 के रास्ता नंदन को शुरू करने जा रहे हैं। इसका संयोजक है वो लेखक है हरि मोहन सक्सेना। और ये रास्ता नंदन जो किताब है कक्षा 9 की, ये और आने वाली जो कक्षा 9, 10, 11, 12 की सारी रास्ता नंदन किताब को हम आपको संपूर्ण करवाएंगे। आप हमारे साथ पढ़ते रहना। राजस्थान अध्ययन किताबों में से 80% मैटर मिल जाता है और ये प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। रीट है, पटवार है, ग्राम सेवक है, उनके अंदर 80% मैटर मिल जाता है। और आने वाली परीक्षाओं के अंदर राजस्थान जी के वो जोड़ रखा है, ज़्यादा जोड़ रखा है। उनके लिए आपको बहुत उपयोगी साबित होगी। आप हमारे साथ बने रहना। हम ये कक्षा 9, 11, 12 सभी किताबें राजस्थान अध्ययन हैं जो आपको पूर्ण करवाएंगे। आप हमारे साथ पढ़ते रहेंगे तो आपको ज़रूर लाभ मिलेगा। ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगता है तो लाइक है, कमेंट है, ये ज़रूर करना और हमें सुझाव ज़रूर देना कि आप इसके अंदर ये बदलाव कर सकते हैं। तो हमारा जो आप हमें सुझाव देंगे वो सुझाव हमारे सर्वोपरि होगा। और कक्षा 9 का भाग 1 का लेखक एवं संयोजक एवं लेखक हो गए डॉक्टर हरि मोहन सक्सेना। आज हम भाग फर्स्ट का पार्ट फर्स्ट शुरू करने जा रहे हैं। फर्स्ट पार्ट है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये पार्ट आज शुरू करने जा रहे हैं। ये पार्ट है राजस्थान की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। ये पार्ट शुरू करेंगे। दूसरा पार्ट है राजस्थान का भौतिक पर्यावरण। तीसरा पार्ट है राजस्थान की कला संस्कृति। चौथा पार्ट है राजस्थान की अर्थव्यवस्था। पांचवा पार्ट है राजस्थान में लोक प्रशासन। और छठा पार्ट है जल संरक्षण आज की आवश्यकता। राजस्थान की कला संस्कृति पृष्ठभूमि अध्याय फर्स्ट, एक परिचय। राजस्थान का इतिहास हमारी गौरवमयी धरोहर है जिसमें विभिन्नता के साथ निरंतरता है। परंपराओं और बहुरंगी सांस्कृतिक विशेषताओं से ओतप्रोत राजस्थान एक ऐसा प्रदेश है जहाँ की मिट्टी का कण कण यहाँ के रणबांकुरों की विजय गाथा बयान करता है। राजस्थान एक ऐसी भूमि है जो रणबांकुरों की विजय गाथा का बयान करता है। यहाँ के शासकों ने मातृभूमि की रक्षा हेतु संघर्ष अपने प्राणों की आहुति दी। कहते हैं राजस्थान के पत्थर भी अपना इतिहास बोलते हैं। राजस्थान के पत्थर भी इतिहास बोलते हैं। यहाँ पूरा संपदा का अटूट खजाना है। यहीं पर प्रागैतिहासिक शैल चित्रों की चट्टा है जो नहीं तो कहीं प्राचीन संस्कृतियों के प्रमाण हैं तो कहीं प्रस्थ पर प्रतिभाओं का शैल्प प्रतिमान तो कहीं शिलालेखों के रूप में पाषाणों पर उत्कीर्ण गौरवशाली इतिहास, कहीं समय का ऐतिहासिक बखान करते प्राचीन सिक्के तो कहीं वास्तुकला की उत्कृष्ट प्रतीक, उपासना स्थल, भव्य प्रसाद, अभेद दुर्ग एवं
जीवंत स्मारकों का संगम यदि राजस्थान के कस्बों, शहरों एवं उजड़ी बस्तियों में देखने को मिलता है। राजस्थान के बारे में यह सोचना गलत होगा कि यहाँ की धरती केवल रण क्षेत्र रही है। सच तो यह है कि यहाँ तलवारों की झंकार के साथ भक्ति और आध्यात्मिकता का मधुर संगीत सुनने को मिलता है। यहाँ लोक परक सांस्कृतिक चेतना अत्यंत गहरी है। मेले त्योहार यहाँ के लोगों के मन में रस से बसे हैं। लोक नृत्य एवं लोकगीत राजस्थानी संस्कृति के स्वांग हैं। राजस्थानी चित्र शैलियों में श्रृंगार सौंदर्य के साथ लौकिक जीवन की भी सख्त अभिव्यक्ति हुई है। राजस्थान की यह मरुभूमि प्राचीन सभ्यताओं की जन्मस्थली रही है। यहाँ कालीबंगा, अहाड़, बेराट, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ, जो राजस्थान के इतिहास की प्राचीनतम सिद्ध करती है। इन सभ्यता स्थलों में विकसित मानव बस्तियों को प्रमाण मिलते हैं। यहाँ बागोर, कालीबंगा, अहाड़, बेराट, बागोर, गणेश्वर जैसी अनेक पाषाणकालीन, सिंधुकालीन और ताम्रकालीन सभ्यताओं का विकास हुआ। ये ऐसी सभ्यता है राजस्थान के अंदर विकसित हुई। यह बागोर जैसे स्थल पाषाणकालीन और नवपाषाणकालीन इतिहास की उपस्थिति प्रस्तुत करते हैं। कालीबंगा जैसे विकसित सिंधुकालीन स्थल का विकास यहीं पर हुआ। वहीं अहाड़, गणेश्वर जैसी प्राचीनतम ताम्रकालीन सभ्यताएं भी पनपी। आर्य और राजस्थान मरुधरा की सरस्वती और द्वेषदत्ती जैसी नदियाँ आर्यों की प्राचीन बस्तियों की शरण स्थली रही है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ आर्य बस्तियाँ कालांतर में दोआब आदि स्थानों की ओर बढ़ी। दोआब यानी दो नदियों के बीच की भूमि को दोआब कहा जाता है। उसके बीच में हैं जो आर्य लोग आकर बसे। इंद्र और सोम की रचनाओं में मंत्रों की रचना, यज्ञ की महानता की स्वीकृति और जीव मुक्ति का ज्ञान आर्यों को संभवतः इन्हीं नदी घाटियों में निवास करते हुए हुआ था। महाभारत तथा पौराणिक कथाओं से प्रतीत होता है कि जांगल, बीकानेर, मरुकांतार, मारवाड़ आदि भागों से बलराम और कृष्ण गुजरे थे, जो आर्यों की यादव शाखाओं से संबंधित थे। जनपदों का युग। आगे अब जनपदों का युग आया है। आर्य आक्रमणों के बाद राजस्थान में जनपदों का उदय होता है, जहाँ से हमारे इतिहास की घटनाएं अधिक प्रमाणों पर आधारित की जा सकती है। सिकंदर के अभियानों से आहत तथा अपनी स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने को उत्सुक दक्षिणी पंजाब की मालव, सिवी तथा अर्जुनायन जातियां, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थी, ये अन्य जातियों के साथ राजस्थान में आई और सुविधा के अनुसार यहाँ बस गई। इनमें भरतपुर का राजन्य और मत्स्य जनपद, नगरी का सिवी जनपद, अलवर का सालवे जनपद प्रमुख है। इसके अतिरिक्त 300 ईसा पूर्व से 300 ईस्वी के मध्य तक मालव, अर्जुनायन
तथा योद्धाओं की प्रभुता का काल राजस्थान में मिलता है। मालवों की शक्ति का केंद्र जयपुर के निकट था। कालांतर में यह अजमेर, टोंक तथा मेवाड़ के क्षेत्र तक फैल गया। भरतपुर अलवर प्रांत के अर्जुनयन अपनी विजयों के लिए प्रसिद्ध रहे। इतिहास इसी प्रकार राजस्थान के उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। उत्तरी भाग के योद्धे भी एक शक्तिशाली गणतंत्रीय कबीला था। योद्धे स्वभावतः उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेख से स्पष्ट होता है। रुद्रदामन शिलालेख से स्पष्ट होता है कि उत्तरी राजस्थान की कुषाण शक्ति को नष्ट करने में सफल हुए थे, जो रुद्रदामन के लेखक से स्पष्ट होता है। लगभग दूसरी सदी ईसा पूर्व से तीसरी सदी ईसा पूर्व के काल में राजस्थान के केंद्रीय भागों में बौद्ध धर्म का काफ़ी प्रसार था, परंतु योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिला। ब्राह्मण धर्म को योद्धे तथा मालवों के यहाँ आने से ब्राह्मण धर्म को प्रोत्साहन मिलने लगा और बौद्ध धर्म के हास्व के चिन्ह दिखाई देने लगे। गुप्त राजाओं ने इन जनपदीय गणतंत्रों को समाप्त नहीं किया, परंतु इन्हें अर्ध आश्रित रूप में बनाए रखा। ये गणतंत्र हुण आक्रमण के धक्के को सहन नहीं कर पाए और अंततः 6वीं शताब्दी आते आते यहाँ से सदियों से पनपी गणतंत्रीय व्यवस्था सर्वदा के लिए समाप्त हो गई। गणतंत्रीय व्यवस्था है वो 6वीं शताब्दी के आते आते सदियों के लिए पनपी ही थी, वो समाप्त हो गई। मौर्य और राजस्थान। अब राजस्थान के अंदर मौर्य कैसे पनपे और कैसे आए, उनके बारे में। राजस्थान के कुछ भाग में मौर्यों के अधीन यहाँ प्रभाव क्षेत्र में थे। अशोक का बैराठ का शिलालेख तथा उत्तराधिकारी कुणाल के पुत्र संप्रति द्वारा बनाए गए मंदिर मौर्यों के प्रभाव की पुष्टि करते हैं। कुमारपाल प्रबंध तथा अन्य जैन ग्रंथों से अनुमानित है कि चित्तौड़ का किला व चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग का बनाया हुआ है। चित्तौड़ का किला है वो चित्रांग चित्तौड़ का किला और चित्रांग तालाब और चित्तौड़गढ़ का किला और चित्रांग तालाब मौर्य राजा चित्रांग का बनाया हुआ है। चित्तौड़ से कुछ दूर मानसरोवर नामक तालाब पर राजमान का जो मौर्य वंशीय माना जाता है, वहीं विक्रम संवत 773 का शिलालेख कर्नल टोंड को मिला, जिसमें महेश्वर, भीम, भोज और मान ये 4 नाम क्रमश लिखे हैं। कोटा के निकट कस्वा के शिवालय से 795 ईस्वी विक्रम संवत का शिलालेख मिला है, जिसमें मौर्य वंशीय राजा धवल का नाम है। इन प्रमाणों से मौर्य का राजस्थान में अधिकांश और प्रभाव स्पष्ट होता है। हर्षवर्धन की मृत्यु के बाद भारत की राजनीतिक एकता पुनः विकसित होने लगी। इस युग में भारत में अनेक नए जनपदों का अभ्युदय हुआ। राजस्थान में भी अनेक राजपूत वंशों ने अपने अपने राज्य स्थापित कर लिए थे। इसमें मारवाड़ के प्रतिहार, राठौड़, मेवाड़ के गुहिल,
सांभर के सोहान, आमेर के कस्बा, जैसलमेर के भाटी इत्यादि प्रमुख हैं। शिलालेखों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि 6वीं शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज था। शिलालेखों के आधार पर ये 6वीं शताब्दी में मंडोर के आसपास प्रतिहारों का राज था और फिर कहीं वहीं राज्य आगे चलकर राठौड़ों को प्राप्त हुआ। राठौड़ों को प्राप्त हुआ। लगभग इसी समय सांभर में चौहान राज्य की स्थापना हुई। लगभग इसी समय सांभर में चौहान राज्य की स्थापना हुई और धीरे धीरे वह राज्य बहुत शक्तिशाली बन गए। 5वीं या 6वीं शताब्दी में मेवाड़ और आसपास के भूभाग में मुगलों का शासन स्थापित हो गया। 10वीं शताब्दी में अर्थूणा तथा आबू के परमार शक्तिशाली बन गए। 12वीं तथा 13वीं शताब्दी में आसपास तक जालोर, रणथंभौर और हाड़ौती में चौहानों को पुनः शक्ति का संगठन किया, परंतु उसका कहीं कहीं विघटन भी हो रहा। नामकरण। वर्तमान राजस्थान के लिए पहले किसी एक नाम का प्रयोग नहीं मिलता है। इसके भिन्न भिन्न क्षेत्र अलग अलग नामों से जाने जाते थे। वर्तमान में बीकानेर और जोधपुर का क्षेत्र महाभारत काल में जांगल प्रदेश कहलाता था। वर्तमान बीकानेर और जोधपुर के आसपास क्षेत्र महाभारत काल में जांगल देश के नाम से जाना जाता था। इसी कारण बीकानेर के राजा स्वयं को जंगलधर बादशाह कहते थे। जांगल देश का निकटवर्ती भाग सपादलक्स, वर्तमान अजमेर और नागौर मध्य भाग, वर्तमान में नागौर और अजमेर और नागौर के मध्य भाग को सपादलक्स कहा जाता था। इस पर चौहानों का अधिकार था। अलवर राज्य का उत्तरी भाग कुरु देश, दक्षिणी और पश्चिमी मत्स्य देश और पूर्वी भाग सूरसेन देश के अंतर्गत था। भरतपुर और धौलपुर राज्य तथा करौली राज्य का अधिकांश भाग सूरसेन देश के अंतर्गत थे। सूरसेन राज्य की राजधानी मथुरा, मत्स्य राज्य की विराटनगर और कुरु राज्य की इंद्रप्रस्थ थी। उदयपुर राज्य का प्राचीन नाम शिव था, जिसकी राजधानी माध्यमिका थी। आजकल मध्यमिका को नगरी कहते हैं। यहाँ पर मेव जाति का अधिकार रहा, जिस कारण इन्हें मेदपाट अथवा प्रागवाड़ भी कहा जाने लगा। डूंगरपुर बांसवाड़ा के प्रदेश को बागड़ कहते थे। जोधपुर के राज्य को मरु अथवा मारवाड़ कहा जाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहलाता था। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहते थे। जोधपुर के दक्षिणी भाग को गुजरातरा कहते थे। और सिरोही के हिस्सों को अरबुदा देश कहलाता था। जैसलमेर को मांड तथा कोटा और बूंदी को हाड़ौती पुकारा जाता था। झालावाड़ का दक्षिणी भाग मालव देश के अंतर्गत गिना जाता था। इस प्रकार स्पष्ट है कि जिस भूभाग को आजकल हम राजस्थान कहते हैं, वह किसी विशेष नाम से कहीं प्रसिद्ध नहीं रहा। ऐसी मान्यता है कि 18वीं ईस्वी
1800 ईस्वी में सर्वप्रथम जॉर्ज थॉमसन ने इस प्रांत के लिए राजपूताना नाम का प्रयोग किया था। प्रसिद्ध इतिहासकार लेखक कर्नल जेम्स टोंड ने 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम रायथान अथवा राजस्थान रखा। जब भारत स्वतंत्र हुआ तो इस राज्य का नाम राजस्थान स्वीकार कर लिया गया। 1 नवंबर 1956 को राजस्थान नाम स्वीकार कर लिया पूर्ण रूप से। 1829 ईस्वी में अपनी पुस्तक एनल्स एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान में इस राज्य का नाम राजस्थान अथवा राजस्थान रखा। ये बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है कर्नल जेम्स टोंड की। इससे अगला भाग हम अगले पार्ट के अंदर पढ़ेंगे। आपको अगर ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगला भाग कल ही प्रस्तुत करेंगे। ओके, थैंक यू दोस्तों।